नमस्ते किसान। हम बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से हैं। आज एक पूरे भारत में ज्वलंत मुद्दा उठा है जिस पर मेरे पास भी काफ़ी समय से चर्चा हो रही थी। बलराम भाई, आपको कुछ इस पे बोलना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ क्या होना चाहिए, क्या मैं बोलूँ। वह मुद्दा है जो 3 अध्यादेश नए लाए गए हैं उसके ऊपर। खैर ठीक है, मैं आगे इस वीडियो में दोनों पक्ष रखूँगा। एक्चुअली क्या होता है, एक पक्ष के पास बैठे हो तो वही समझ में आएगा, दूसरे के पास बैठे हो तो वही समझ में आएगा। लेकिन जो मुद्दे हैं उन मुद्दों में एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहूँगा। वह ये चर्चा है कि क्या मैं मेरा माल ज़्यादा पैसे में बेच सकता हूँ। पूरे भारत के किसानों के पास एक ही स्टेटमेंट है, क्या मेरा माल मैं ज़्यादा पैसे में बेच सकता हूँ। उसके लिए एक ही प्रोग्राम है, हाँ बेच सकते हो। क्या आप टैक्स दे रहे हो, क्या आप टैक्स पेड हो उस वस्तु का, तो आप ज़्यादा पैसे में बेच सकते हो। जैसे उदाहरण में अगर देना चाहूँ तो 45 पैसे में पेप्सी कोला बनता है, जो मैंने किताबों में पढ़ा है, विज्ञापनों में सुना है, काफ़ी बाइट्स आती है जिसमें मैंने देखा है, समझा है। वह 10 रुपये में बिकता है। क्यों? क्योंकि 10 रुपये पे टैक्स दे रहे हैं। पूरे भारत को मैंने खंगाला, समझा, देखा, सीखा, सोचा तो 2 ही चीज़ें निकल के आई। एक तो वो जो टैक्स पेड है वस्तुएं, वो व्यक्ति जो टैक्स भरकर अपनी चीज़ें बेच रहा है। दूसरा वो जो टैक्स फ्री चीज़ें बेच रहा है। जैसे मेरा गेहूँ, मैंने गेहूँ बेचा तो MSP तय है। उदाहरण के लिए 1800 से नीचे नहीं बिकेगा पर क्विंटल। अब वही गेहूँ किसी एक्स ने बेचा और मैंने खरीद लिया, तो बेचने वाला उस 1800 रुपये क्विंटल पर कोई टैक्स नहीं दे रहा है। उसका रेट तय है, मैंने बोल दिया इसका तो यही रेट है पूरे भारत में, तो मुझे तो 1800 में ही लेना है, आप नहीं दोगे तो दूसरा देगा। तो 1800 रुपये क्विंटल मैंने खरीद लिया। अब मैंने क्या किया, उस गेहूँ को जस्ट 1 किलो गेहूँ 5 से 7 मिनट में क्रशिंग होता है, पीसा जाता है, आटा बनता है। और वह 1 किलो गेहूँ मैंने पता है कितने में बेचा? 50 रुपये। लेवल पैकिंग, झांकी मंडप लगा करके 80 रुपये किलो। या मैंने ब्रांडिंग, ऑर्गेनिक, एपिडा का सर्टिफिकेट लगा करके 100 या 120 रुपये किलो वह आटा बेचा। सभी सरकारें आई और सभी सरकारें चली भी जाएगी। सभी को एक ही चीज़ से मतलब है कि क्या इस 5 किलो के आटे की बोरी के ऊपर हमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिल रहा है। तो इस पर कोई अंकुश नहीं है कि बलराम किसान ने अगर 1 किलो गेहूँ 18 रुपये किलो खरीदा और उसे 7 मिनट लगे, 3 यूनिट बिजली जली और उसकी 5 रुपये की पैकिंग है और 1 रुपये का उसमें कलर प्रिंटिंग है। ये टोटल 18 रुपये किलो का गेहूँ 25 रुपये किलो, 22 रुपये किलो तक बना और 80 रुपये किलो, 90 रुपये किलो, 100 रुपये किलो बिक रहा है। तो बलराम ने क्या सरकार को टैक्स दिया तो ये बेच सकता है? अगर बलराम ने सरकार को टैक्स नहीं दिया इस आटे पर तो ये नहीं बेच सकता है। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि पूरे भारत में रेट तय कैसे होते हैं। टैक्स पेड अपना रेट खुद मनमर्जी से लगाते हैं अपनी वस्तुओं का। जो टैक्स नहीं दे रहे हैं वो गवर्नमेंट पर अधीन होकर के हमेशा चिल्लाते रहते हैं, हम जैसे मित्र, कि हमें MSP का रेट बढ़ाओ। खैर ये हम आपके समझने की बात थी, लेकिन ये जो वीडियो है मैं पूरा आपको देखने का आग्रह करूँगा कि शुरुआत से अंत तक देखें, समझें। मैं भी काफ़ी समय से सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और ये जो 3 अध्यादेश आ रहे हैं, इन तीनों अध्यादेशों में हमें पहले पढ़ना है, सीखना है, समझना है कि क्या है, फिर अपनी राय रखना है। मुझे भी काफ़ी किसान बोल रहे हैं, काफ़ी संगठन बोल रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान मेरे से भी फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर चर्चा कर रहा है, बलराम भैया आप किसी मंच पर आओ, आप अपनी राय रखो। मैं 3 दिन के बाद मेरी राय रखूँगा, बेबाक तरीके से रखूँगा। जो मैंने देखा, सीखा, समझा वो रखूँगा। मैं आज अध्यादेश को पढ़ूँगा, तीनों अध्यादेश को, और फिर अपनी राय बतलाऊँगा क्या होना चाहिए। हाँ, ये बात तय है कि मैं सरकारी दरबारी से 100 किलोमीटर दूर रहता हूँ, क्योंकि पुरानी गवर्नमेंट जो थी उनके कुछ कानून थे, उनमें 50% अच्छा था, 50% गलत था।
नई सरकार आई है, इनके कुछ कानून हैं, इनके पास 50% अच्छा रहेगा, 50% खराब रहेगा। हर सिक्के के दो पहलू हैं। पहले हम दोनों पहलू को देखते हैं, फिर अपनी चर्चा करते हैं। हाँ, मैं किसान हूँ, किसान के साथ में हूँ, और क्या मेरा किसान किस तरह से सफल हो, इस पर मैं चर्चा जरूर करूँगा 3 दिन के बाद। आइए पहले पूरा वीडियो देखते हैं, फिर समझकर आगे बढ़ते हैं। देखिए, खेती के सवाल को आप सिर्फ उस फ्रेम तक ही सीमित नहीं रख सकते हैं जिसमें हमेशा एक किसान खेतों में दिखाई देता है। हल जोत रहा होता है, बीज बो रहा होता है, या ट्रैक्टर चला रहा होता है, या सूखा पड़ने पर आसमान की तरफ ताक रहा होता है। ऐसी तस्वीरें किसानों की दिनचर्या की होती ही हैं। इसलिए सबसे पहले हमें खेती और किसानों को ऐसी तस्वीरों के फ्रेम से निकालने की ज़रूरत है। उसी तरह हमें किसानों को समझने और देखने का नजरिया भी बदलना होगा। किसान सिनेमा भी देखता है, वो गाना भी गाता है, खाता पीता भी है, आंदोलन भी करता है। हर वक्त पगड़ी पहने वो किसान ही नहीं रहता, बल्कि चीन को लेकर अखबार भी पढ़ता है। ये और बात है कि उस अखबार में कुछ होता नहीं, खासकर हिंदी अखबार। हमारा किसान भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मीम का उपभोग करता है, जैसे हमारा युवा सुबह शाम नाश्ते में मीम खाता है। हमारा किसान हर वक्त किसान नहीं होता है। दुनिया में ऐसा कोई भी वर्ग नहीं होता जो हर समय अपने वर्ग की पहचान में बंद रहता हो। सिर्फ एक वर्ग है जो हमेशा अपने वर्ग की पहचान और हितों की सीमा में ही रहता है। वो है अमीरों का वर्ग, क्योंकि अमीर लोग स्वीट होते हैं। हमारा किसान बेशक अपनी फसलों के बेहतर दामों की तलाश में रहता है, सब्र करता है, मंडी को समझता है, जाता है, नए नए विकल्पों के बारे में भी सोचता है, पुराने और नए विकल्पों से भी हारता है, ठगा जाता है, कुछ मुनाफा भी पाता होगा। इसलिए किसान बनकर आंदोलन भी करता है, और आंदोलन करने के बाद भी कुछ नहीं होता है तो वो सिर्फ किसान होने में नहीं सिमट जाता। वो किसान होने के अलावा कुछ और भी होता है। जैसे वो अपने दाम के सवालों को पुलवामा के बाद दिए गए जवाब के आगे छोड़ देता है, जैसे वो अपनी जाति और धर्म के सवालों को भी फसलों के दाम के सवाल से कई बार ऊपर रखता है, जैसे वो मंदिर के शिलान्यास को भी अपने दाम के सवाल से ऊपर रख सकता है। कहने का मतलब है कि किसान को हमेशा किसान के फ्रेम में नहीं देखना चाहिए। दूसरे तमाम वर्गों की तरह भारत का किसान भी दूसरों की तरह अपने मुद्दों से ज्यादा असली या बनावटी मुद्दों पर अपनी जान और अपना वोट लुटा देता है। यह इसलिए बताया कि आप यह न समझें कि राम मंदिर के शिलान्यास पर न्यूज चैनलों में घंटों कार्यक्रम हो रहे हैं या होंगे तो मैं उनके विकल्प के रूप में किसानों का मुद्दा दिखा रहा हूं। मैं ये जानता हूं कि किसानों के लिए भी मंदिर के शिलान्यास का मुद्दा उनके अपने मुद्दे से बड़ा मुद्दा है, और यह मुद्दा उसी तरह से प्रभावित करेगा उन्हें जैसे दूसरों को करेगा। जैसे किसान सेना के लिए जवान देता है, मंदिर के लिए एक ईंट और सोना और गहना भी दे सकता है। यह भी जानता हूं कि किसानों के मुद्दों से कोई दूसरा तबका प्रभावित नहीं होगा। यह नहीं जान सका कि किसान दूसरों के मुद्दों से प्रभावित होते हैं, तो दूसरे किसानों के मुद्दों से क्यों नहीं प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं था कि 5 महीनों में अस्पतालों को लेकर चर्चा नहीं हुई देश में। क्या उनसे अस्पताल बेहतर हो गए? कहीं कहीं हुए, मगर ज्यादातर जगहों पर निगाहें दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि नहीं भी हुए और आगे भी नहीं होंगे। मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पहले भी लोग जिलों से एम्बुलेंस लेकर पटना भागते रहे हैं। बस इस बार पटना वाले पटना में ही इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं, और अब जिले वाले अपने जिले में भाग रहे हैं, क्योंकि दूसरे जिले के मरीज पटना नहीं आ सकते हैं। पटना भागना बंद हो गया है। लोगों को यह नहीं लगता कि सरकार कुछ कर रही है या नहीं, लेकिन आजकल सबको यही लगता है कि मीडिया दिखा रहा है या नहीं। यह कहने के बाद या ये लगने के बाद सब वही देखने बैठ जाते हैं जो मीडिया दिखा रहा होता है। एनीवे इज द बेस्ट वे। छोड़िए इन सब बातों को। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना, कोई भाई बिल्कुल आपाधापी नहीं करेगा, बिल्कुल अनुशासन में चलेगा। सामाजिक दूरी बनाते हुए ट्रैक्टर से विरोध प्रदर्शन के इस रचनात्मक प्रदर्शन से आप यह बिल्कुल ना समझें कि किसान डीजल के बढ़े हुए दामों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
के बढ़े हुए दामों का विरोध किसान ही करें जरूरी नहीं है। मिडिल क्लास अगर 81 रुपए प्रति लीटर डीजल के दे सकता है तो हमारे किसान मिडिल क्लास से पीछे क्यों रहे? ट्रैक्टर के पीछे ट्रैक्टर प्रतीकात्मक दृश्य है। जैसे कोई भी कानून खाली हाथ कभी नहीं आता है, वो एक हाथ में झोला लेकर भी आता है जिसमें विकास होता है। जब कई साल बीत जाने के बाद झोले से विकास नहीं निकलता है तो फिर एक नया कानून आता है नए झोले के साथ। जब तक विकास नहीं आएगा तब तक कानून आता रहेगा। पुराने कानून के जाने और नए कानून के आने की प्रक्रिया को ही सुधार कहते हैं, जबकि हर कानून पहले से ज्यादा बिगाड़ कर जाता है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों ने कितने सुंदर तरीके से प्रदर्शन किए हैं। अपनी जेब से डीजल फूंक कर अपनी कम होती कमाई को लेकर आवाज उठाई है। कम बड़ी बात नहीं। मीडिया हमेशा से ही किसान विरोधी रहा है, लेकिन किसान कभी भी मीडिया विरोधी नहीं रहे हैं। वे उन चैनलों को भी पूरे मन से देखते हैं जिनमें कभी किसान नहीं दिखाई देता। बहरहाल किसानों का विरोध उन 3 अध्यादेशों को लेकर है जो जून के महीने में आए हैं केंद्र सरकार की तरफ से। इन्हें कृषि सुधार से संबंधित अध्यादेश कहा जाता है। कोरोना के बीच में इन 3 सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, सरकार ही बता सकती है। संसद में बहस का इंतजार क्यों नहीं किया गया, सरकार बता सकती है। इन तीनों अध्यादेशों के नाम इस प्रकार हैं। अंग्रेजी में ही ये नाम पीपल्स फ्रेंडली लगते हैं। प्रथमतः फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। द्वितीयतः एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट्स ऑर्डिनेंस 2020। तृतीयतः द फार्मर्स ब्रैकेट में इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ब्रैकेट क्लोज एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। 2022 आ रहा है, 1.5 साल ही दूर है। यह वह साल है जब भारत के किसानों की आमदनी दुगनी होने की घोषणा हुई है। किसान अपनी कमाई के डबल होने से सिर्फ 1.5 साल दूर है। क्या पता सरकार इन्हीं नेक इरादों से यह सुधार कर रही हो, मगर किसानों को क्यों नहीं लग रहा है कि उसका इरादा नेक नहीं है। किसान यूनियन आलू और प्याज 2 ऐसे सब्जी है जो पूरा साल आम जनता द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है, जब किसान अपनी सब्जी पैदा करता है, आलू और प्याज बेचने जाता है तो उसको 2 रुपए किलो भाव, 4 रुपए किलो भाव मिलता है। वही प्याज 4 महीने बाद जब स्टोरियों के अंदर चला जाता है गोदामों में, तो वही प्याज 40 रुपए किलो मिलता है। मतलब किल्लत पैदा की जाती है, किल्लत होती नहीं है। आज तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला मेरे को कि घर में शादी हो और प्याज ना मिला हो, जब किसी ने सरकार से गुहार लगाई हो मेरे को प्याज दिलाए, आलू दिलाए। आलू मिलते हैं, प्याज मिलते हैं, महंगे भाव पे मिलते हैं। अगर अब वही स्टॉक सीमा खत्म कर दी गई, इन्होंने कॉर्पोरेट घरानों ने अनाज हमारा लेकर गोडाउन भर लिए तो किल्लत पैदा कर दी, तो किसान भी मरेगा और आमदन भी मरेगा। अब इसका इलाज हो सकता है सेंट्रल सरकार या तो इस ऑर्डिनेंस और जो क्लॉज वो ऐड कर दें कि कोई भी ट्रेडर, प्रोसेसर, एग्रीगेटर, कोई भी प्रोक्योरमेंट या जो तक ट्रेड, जो तक ट्रांसलेशन एकदम नहीं होगा। या और ऑर्डिनेंस इसमें ये हो कि एमएसपी कोई भी ट्रेड नहीं होगा, कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होगा। हो जाता है तो फार्मर्स जो एप्लीकेशन है वो उनको थोड़ी संतुष्टि रहेगी कि सेंट्रल सरकार का ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है कि एमएसपी प्रोक्योरमेंट का अंत होगा। ये जो नया अध्यादेश। नमस्ते किसान। ये चीज़ें पूरे भारत में रन हो ही रही है, इससे कैसे बचें या इसको किस तरीके से देखें, ये अभी तक समझने वाला प्रोग्राम है। जहाँ तक मेरी समझ है, 2 पक्ष हैं, 2 पहलू हैं। एक पक्ष को और सुनते हैं और समझते हैं कि क्या है, फिर चर्चा करते हैं। प्रसिद्ध कवि सुदामा पंडित उर्फ धूमिल की कविता है जिसका नाम है रोटी और संसद। इसमें उन्होंने लिखा है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। 70 साल से देश की संसद इस सवाल पर मौन रही है
95 रुपए किसकी जेब में चले जाते हैं। देर से ही सही देश की संसद में इस सवाल पर बहस शुरू हो गई है, हालांकि 70 साल लेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद जो सबसे बड़े वादे किए थे उनमें से एक था वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करना। देश में खेती की जो हालत है, कृषि की जो हालत है, उसे देखते हुए ये लक्ष्य असंभव सा लगता है और ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस देश में किसान की स्थिति कभी सुधर ही नहीं सकती। लेकिन मोदी सरकार ये कह रही है कि अगर खेती से जुड़े कुछ पुराने कानूनों में बदलाव कर दिए जाएं तो किसानों की आमदनी दुगनी हो सकती है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि किसानों को देश में कहीं भी अपनी फसल बेचने की छूट दी जाए और इसे ही वन नेशन वन मार्केट कहा जा रहा है, यानी एक देश एक बाजार। मोदी सरकार ने काम शुरू किया तो विपक्ष ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना है कि इससे किसान बर्बाद हो जाएंगे और कृषि पर प्राइवेट कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। विपक्ष के नेता ही नहीं, एनडीए में बीजेपी की सबसे पुरानी और भरोसेमंद सहयोगी अकाली दल भी इस बिल के विरोध में है। अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने कल इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। आपने अखबारों में पढ़ लिया होगा। आज इस बहस में आपको सबसे पहले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का बयान सुनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि दशकों तक देश पर राज करने वाली पार्टी किसानों को गुमराह कर रही है। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं, लेकिन कुछ लोग, जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही है कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। मैं आज देश के किसानों को बड़ी नम्रतापूर्वक अपनी बात बताना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं। आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। वो लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं, वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। वैसे तो ज्यादातर टीवी चैनल्स पर आपको किसानों की बात कोई करता हुआ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि किसानों में टीआरपी नहीं है। किसानों को शायद लोग देखना नहीं चाहते। किसानों की समस्या पढ़ने के लिए ठीक है, अखबार में खबर आ गई कि कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली, उस पर राजनीति करने के लिए ठीक है, धरने प्रदर्शन करने के लिए ठीक है, लेकिन न्यूज चैनल्स पर आपको कभी किसानों के बारे में बात होते हुए दिखेगी नहीं। न्यूज चैनल्स में कितने डिबेट होते हैं, लेकिन उनमें भी किसानों के मुद्दे कभी नहीं उठाए जाते, क्योंकि किसानों की इस खबर में ग्लैमर नहीं है, किसानों की इस खबर में टीआरपी नहीं है। और हम आज ये बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि आज सबसे पहले आपसे किसानों की बात कर रहे हैं। और हमें पूरा यकीन है कि इस बात का जी न्यूज को टीआरपी के मामले में बहुत नुकसान होगा, जरूर नुकसान होगा, लेकिन भरोसे के मामले में
बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम जानते हैं आप बहुत भरोसे के साथ हमें देखते हैं और देश की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं उन्हें उठाना हमारा कर्तव्य है। और आज हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि इस देश के जो असली नायक हैं वो या तो जवान हैं और या किसान हैं। इसलिए तो कहते हैं जय जवान जय किसान। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में ना तो कोई किसानों की बात करता है और ना ही जवानों की बात करता है, और कहने को हम ये नारा लगा देते हैं जय जवान जय किसान। इसलिए आज किसानों की बात करना जरूरी है। और अगर आप किसी को नायक मानते हैं, किसी को हीरो मानना ही चाहते हैं, तो किसानों की एक्टिंग करने वाले हीरोज को छोड़कर असली किसानों को अपना नायक मानना शुरू कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जो बात कह रहे हैं उसे हम आपको एक उदाहरण के जरिए समझाएंगे। आपने देखा होगा जब दिल्ली में आप या किसी भी बड़े शहर में, अगर आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई जैसे शहर में रहते हैं, वहां आप 100 रुपए किलो प्याज खरीद रहे होते हैं, तो उसी समय उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या महाराष्ट्र के खेतों में कहीं पर प्याज पड़ी हुई सड़ रही होती है और प्याज को कोई खरीदार भी नहीं मिलता। बहुत सारी तस्वीरें आपने इससे पहले देखी होंगी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का कोई किसान अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा के यमुनानगर में जाकर अपनी फसल नहीं बेच सकता। उसे अपनी फसल को अपने ही जिले की मंडी समिति को बेचना पड़ता है। यही अभी तक का कानून रहा है। मंडियों में बिचौलियों का एक जाल होता है जिसमें किसान फंस जाते हैं। हर मंडी में बिचौलियों का कब्जा होता है और किसान उसके सामने बड़ा असहाय रहता है। जो किसान इस समय हमें देख रहे हैं वो इस बात को समझ जाएंगे, इस दर्द को समझेंगे। इस जाल में जब किसान फंस जाता है तो उसके कारण कई बार उसकी फसल अच्छे दामों पर बिक नहीं पाती, या अगर बिकती भी है तो बहुत कम दामों पर बिकती है। और ये बिचौलिए ही किसानों के बाद में मालिक बन जाते हैं और कई बार किसान इन्हीं से कर्ज लेते हैं। हमारे देश के जो गरीब किसान हैं वो बैंकों से कर्ज लेने में कतराते हैं और वो अक्सर इन बिचौलियों से ही कर्जा ले लेते हैं। फसल आने से पहले ही बिचौलियों से कर्जा ले लेते हैं और फिर उस कर्ज के बोझ में दब जाते हैं। इस कर्ज से बाहर निकलना किसानों के लिए कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर किसानों की आत्महत्या के जो मामले हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उनमें बहुत सारे मामले इस कर्ज से ही जुड़े होते हैं, क्योंकि किसान कर्ज तो ले लेता है लेकिन चुका नहीं पाता। मोदी सरकार ने इसी व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया है और इसके लिए सरकार ने 3 नए विधेयक बनाए हैं जिन्हें लेकर अब राजनीतिक विवाद हो रहा है, राजनीति हो रही है। पहले तो आप ये समझिए ये 3 विधेयक क्या है, इनमें क्या लिखा है। पहला बिल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में है। ये बिल किसानों को ये पूरी छूट देता है कि वो अब अपनी फसल जहां चाहे वहां बेच सकते हैं। दूसरा बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में है और ये बिल किसानों को ये छूट देता है कि वो एग्री बिजनेस कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी फसल उन्हें बेच सकते हैं। यानी वो प्राइवेट कंपनियों के साथ अब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं तमाम किसान और उन्हें अपनी फसल बेच सकते हैं, जिससे उन्हें अच्छा पैसा मिलेगा। तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसमें अनाज, दालों, प्याज और आलू जैसी चीजों को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से बाहर रखने की बात की गई है। ये 3 अहम बिल हैं जो बहुत ही क्रांतिकारी बिल है। ये तीनों बिल लोकसभा में पास हो चुके हैं। अब इन्हें राज्यसभा में पेश किया जाएगा और वहां से पास होने के बाद ये कानून बन जाएंगे। नमस्ते किसान। ये चर्चा जो हो रही है दोनों पक्ष दिखाने की इसलिए मैंने कोशिश करी है कि हम और आप समझें कि भारत में हो क्या रहा है। हर सिक्के के 2 पहलू हैं, हर पक्ष का दूसरा पक्ष है। अगर मैं एक पक्ष के साथ बैठता हूँ, 2 दिन बिताता हूँ और उनकी सुनता समझता हूँ, तो मेरे दिल दिमाग जहन में सारी वो बातें आएंगी जो उस पक्ष के साथ में मैंने बिताई है और वो पक्ष सही लगेगा। जब मैं 2 दिन दूसरे पक्ष के साथ बैठता हूँ और उनकी सारी बातें सुनता हूँ, समझता हूँ, उनको जीता हूँ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये पक्ष ठीक है, वह पक्ष गड़बड़ है। अब हम किसान द्वंद्व में फंसे हैं कि करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं और हो तो क्या हो। क्या पुराने बिल या पुराने विधेयक जो थे वो सभी 100 सही थे या उनमें 100 गलतियां थी? ऐसा कुछ नहीं था। उन बिलों में, उन विधेयकों में बहुत कुछ अच्छा था और बहुत सारी गलतियां थी। वैसे ही अभी ये जो 3 बिल आए हैं, मुझे जहाँ तक लगता है इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं और बहुत सारी गलतियाँ हैं।
तो इन दोनों चीज़ों को हम किसान कैसे फेस करें, कैसे हम हमारे जीवन में इसे एडॉप्ट करें, आंदोलन करते रहें या ये जो बिल आए हैं इन पर हम हमारा खेती का काम करते रहें, ये मुझे भी नहीं पता है। मैं भी प्रश्नों के जवाब ढूंढ रहा हूँ। काफ़ी दिनों से मेरे पास डेटा आ रहे हैं। बहुत सारे मित्र बोल रहे हैं बलराम भाई आप इसके बारे में बोल नहीं रहे हो, बोलना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान आपको सुनना चाहता है। मैं खुद सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। जिस पक्ष के पास बैठता हूँ उसकी अच्छाई लगती है, फिर दूसरे पक्ष के पास बैठता हूँ उसकी अच्छाई लगती है। बहुत बड़ा द्वंद्व है। हाँ, लेकिन एक बात सही है, जब पुरानी सरकार थी, जब उन्होंने कुछ पक्ष नियम डाले थे, तो किसी सरकार का ये नहीं होता है कि मेरे वोट कटेंगे या मेरा वोट बैंक चले जाएगा। नई सरकार है, इन्होंने विधेयक में कुछ चेंजेस किया है, नया विधेयक लेके आए हैं, तो ये सरकार भी नहीं चाहेगी कि मेरे वोट बैंक कट जाएं और मेरे किसान मुझे वोट ना दें आज के बाद। तो सरकारें तो पागल नहीं हैं, तो फिर गड़बड़ी कहाँ पर है? अब ये हमें केवल और केवल समझ में आएगा एप्लीकेशन के बाद। लेकिन मैं ये ज्वलंत मुद्दा किसान पाठशाला पर इसलिए लेकर के आ रहा हूँ कि हम और आप कमेंट्स में एक दूसरे से चर्चा करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी अपनी जस्ट एक लाइन की राय रखें। बहुत बड़ा लेख लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक दूसरे पर तंज कसने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है यह बैठ जाएगी और राजनीति से प्रेरित व्यक्ति भी इसमें रहेंगे, जो अनराजनीतिक है वो भी रहेंगे, और एक दूसरे पर मुझे नहीं लगता कि हमें किसान की बजाय किसी और टॉपिक पर बात करनी चाहिए। तो ये दोनों पक्ष में रख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। अभी मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूँ। हाँ, 2 दिन के बाद ज़रूर इस पर चर्चा करूँगा, मेरी राय ज़रूर रखूँगा। लेकिन हम और आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अपनी अपनी एक लाइन में राय रखें, क्या होना चाहिए। किसी से पूछे नहीं, किसी को जवाब दे नहीं, केवल अपने विचार प्रकट करें इस कमेंट्स में, ताकि मैं उन विचारों को पढ़कर मैं भी खुद समझ सकूं कि क्या आगे होना चाहिए। थैंक यू किसान। हम बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से। थैंक यू।